अब आया असल ट्विस्ट कहानी में जी नाजरीन। जैसा कि फाइज जो आप देख रहे हैं दर दर पर जाकर पैसे मांग रहा है इमदाद के लिए, लेकिन कोई भी उसको मुंह नहीं लगा रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है। वह अपने मुलाजमों के घर तक चला गया और उनको जाकर कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। लेकिन सब लोग जान चुके हैं कि ये ऑलरेडी कंगले हो चुके हैं। इन लोगों के पास आखिर क्या है, इसलिए कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं, बल्कि साफ साफ लोग इनकार करके वहाँ से जा रहे हैं। और ये समझ रहा है कि मेरी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा, आखिर मैंने सब पर इतना लगाया है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, रात गई बात गई, लोग कहाँ याद रखते हैं ये सब बातें। खैर उसकी माँ की ये सारी हरकतों को फाइज को भुगतना पड़ रहा है और लोग उसके साथ भी ऐसा ही रवैया रख रहे हैं और उसको बार बार याद दहानी कराई जा रही है कि आप लोग कितने मगरूर और कितने संगदिल लोग थे। शायद इस चीज़ का आप लोगों को इल्म नहीं था, लेकिन शायद अगर आपको इस बात का इल्म होता तो आप कभी भी ऐसा ना करते। आप लोगों से ये पैसा कभी भी ना जाता। आप लोगों की अपनी गलतियां हैं जो आगे आ रही हैं। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है फाइज, क्योंकि उससे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ देखेंगे कि कहकशा जैसे ही हमना के घर पर डेरे डाले हुए है, बहुत जल्द उसकी सास जो है रेयान की, वो थकने वाली है और वो साफ साफ बोलने वाली है। खैर अभी तो वो बर्दाश्त कर रही है और कह रही है कि आखिर कितनी देर तक आप और रुकेंगे, कितनी देर तक आप अपना इंतज़ाम करेंगे। लेकिन वो लोगों के पास जवाब ही कहाँ। वो कहती है बस बहुत जल्द हम इंतज़ाम कर लेंगे, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुन के जी मज़ीद परेशान हो चुकी है लाइबा, क्योंकि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है कि जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं हमसे और हमें यहाँ से निकलने की तदबीरें देख रहे हैं। हमें बहुत जल्द यहाँ से अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा ये ठिकाना बदल लिया तो आखिर कहाँ जाएंगे, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। इसके अलावा हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है फ़िलहाल। हम दर दर की ठोकरें कहाँ पे खाते फिरेंगे। अच्छा यही है कि चुप करके बातें सुन लो। जो बातें ये लोगों को सुनाती रही आज उसके ऊपर ही आ रही हैं। लेकिन लाइबा चीखती चिल्लाती रोती है और कहती है कि जाकर हरीम भाभी से माफ़ी मांग ले, क्योंकि जब तक आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेगी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मसला ठीक होने वाला है। लेकिन जी कहाँ वो औरत भी संभलने वाली है। समझ तो उसको आ चुकी है लेकिन वो समझना चाहती नहीं है। दूसरी तरफ जी जैसे ही आप देखेंगे कि हरीम और मुदस्सिर दोनों काम में मसरूफ़ होते हैं, ऊपर से आ जाती है मुदस्सिर की बीवी और आकर काफ़ी चीखती चिल्लाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी जो मसरूफियात हैं वो नज़र आ रही हैं कि आखिर तुम इतने मसरूफ़ क्यों हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हारे अंदर भरे हुए इस शक को मैं कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कुछ भी मत बोलो और ना ही मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आदत है बोलना। लेकिन जी हरीम इस बात पर गुस्सा कर जाती है और कहती है कि आखिर मैं किसी को इस तरह का नहीं कहती कि कोई मेरे बारे में उठकर बात करे या मेरे ऊपर उंगली उठाए, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैं इधर फ्री का काम नहीं कर रही हूँ। मैं मेहनत करती हूँ तो फिर मुझे सैलरी मिलती है। आप क्या समझ के मुझसे इस तरीके से इस लहजे से बात करती हैं। आपका कोई भी राइट नहीं है कि आप मुझसे इस तरह बात करें। मुदस्सिर भी अपनी बीवी को समझाता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मज़ीद देर खड़े होने का कोई ना कोई फ़ायदा है, क्योंकि तुम जितनी देर इधर खड़ी रहोगी तुम नुकसान ही करती रहोगी। और वो हरीम से कहता है कि मैं इस पागल औरत की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आप नहीं जानती कि इसका दिमाग किस कदर ख़राब है, इसने सबकी ज़िंदगी जीरन की है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए और बुरा मत मनाइएगा। अब आया असल ट्विस्ट कहानी में जी नाजरीन। जैसा कि फाइज जो आप देख रहे हैं दर दर पर जाकर पैसे मांग रहा है इमदाद के लिए, लेकिन कोई भी उसको मुंह नहीं लगा रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है। वह अपने मुलाजमों के घर तक चला गया और उनको जाकर कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। लेकिन सब लोग जान चुके हैं कि ये ऑलरेडी कंगले हो चुके हैं। इन लोगों के पास आखिर क्या है, इसलिए कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं, बल्कि साफ साफ लोग इनकार करके वहाँ से जा रहे हैं। और ये समझ रहा है कि मेरी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा, आखिर मैंने सब पर इतना लगाया है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, रात गई बात गई, लोग कहाँ याद रखते हैं ये सब बातें। खैर उसकी माँ की ये सारी हरकतों
औरतों को फ़ाइज़ को भुगतना पड़ रहा है और लोग उसके साथ भी ऐसा ही रवैया रख रहे हैं और उसको बार-बार याद दहानी कराई जा रही है कि आप लोग कितने मग़रूर और कितने संगदिल लोग थे। शायद इस चीज़ का आप लोगों को इल्म नहीं था, लेकिन शायद अगर आपको इस बात का इल्म होता तो आप कभी भी ऐसा ना करते। आप लोगों से ये पैसा कभी भी ना जाता। आप लोगों की अपनी गलतियाँ हैं जो आगे आ रही हैं। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है फ़ाइज़, क्योंकि उससे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कहकशां जैसे ही हमना के घर पर डेरे डाले हुए है, बहुत जल्द उसकी सास जो है रेयान की, वो थकने वाली है और वो साफ-साफ बोलने वाली है। ख़ैर अभी तो वो बर्दाश्त कर रही है और कह रही है कि आखिर कितनी देर तक आप और रुकेंगे, कितनी देर तक आप अपना इंतज़ाम करेंगे, लेकिन वो लोगों के पास जवाब ही कहाँ। वो कहती है बस बहुत जल्द हम इंतज़ाम कर लेंगे, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुन के जी मज़ीद परेशान हो चुकी है लाइबा, क्योंकि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है कि जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं हमसे और हमें यहाँ से निकलने की तदबीरें देख रहे हैं। हमें बहुत जल्द यहाँ से अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये ठिकाना बदल लिया तो आखिर कहाँ जाएँगे? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? इसके अलावा हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है फ़िलहाल। हम दर-दर की ठोकरें कहाँ पे खाते फिरेंगे? अच्छा यही है कि चुप करके बातें सुन लो। जो बातें ये लोगों को सुनाती रही आज उसके ऊपर ही आ रही हैं। लेकिन लाइबा चीखती चिल्लाती रोती है और कहती है कि जाकर हरीम भाभी से माफ़ी मांग ले, क्योंकि जब तक आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेगी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मसला ठीक होने वाला है। लेकिन जी कहाँ वो औरत भी संभलने वाली है, समझ तो उसको आ चुकी है लेकिन वो समझना चाहती नहीं है। दूसरी तरफ जी जैसे ही आप देखेंगे कि हरीम और मुदस्सिर दोनों काम में मसरूफ़ होते हैं, ऊपर से आ जाती है मुदस्सिर की बीवी और आकर काफ़ी चीखती चिल्लाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी जो मसरूफियात हैं वो नज़र आ रही हैं कि आखिर तुम इतने मसरूफ़ क्यों हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हारे अंदर भरे हुए इस शक को मैं कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कुछ भी मत बोलो और ना ही मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आदत है बोलना। लेकिन जी हरीम इस बात पर गुस्सा कर जाती है और कहती है कि आखिर मैं किसी को इस तरह का नहीं कहती कि कोई मेरे बारे में उठकर बात करे या मेरे ऊपर उंगली उठाए, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैं इधर फ्री का काम नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत करती हूँ तो फिर मुझे सैलरी मिलती है। आप क्या समझ के मुझसे इस तरीके से इस लहजे से बात करती हैं? आपका कोई भी राइट नहीं है कि आप मुझसे इस तरह बात करें। मुदस्सिर भी अपनी बीवी को समझाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मज़ीद देर खड़े होने का कोई ना कोई फ़ायदा है, क्योंकि तुम जितनी देर इधर खड़ी रहोगी तुम नुकसान ही करती रहोगी। और वो हरीम से कहता है कि मैं इस पागल औरत की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आप नहीं जानती कि इसका दिमाग किस कदर ख़राब है, इसने सबकी ज़िंदगी जीरन की है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए और बुरा मत मनाइएगा।